गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम फ्रॉबेल के शिक्षा दर्शन को देखेंगे। हम इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, जॉन डेवी, प्लेटो आदि के शिक्षा दर्शन को देख चुके थे कि इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए, इनका बालक की शिक्षा को लेके किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, इनके क्या विचार थे, इनको हम अब तक देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं पाउलो फ्रॉबेल। पाउलो फ्रेरे का हम आज शिक्षा दर्शन देखेंगे। पाउलो फ्रेरे का अगर हम जीवन परिचय जानना चाहें, इनको संक्षेप में इनका देखना चाहें तो इनका जन्म ब्राजील में हुआ था और एक बहुत ही निर्धन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। पहले तो निर्धन परिवार था, ऊपर से पिता की मृत्यु की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। जिस समय फ्रेरे ने विद्यालय जाना प्रारंभ किया, वो भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने विद्यालय शिक्षा प्रारंभ की थी, और उस समय उनकी पारिवारिक स्थिति ये थी कि भुखमरी और गरीबी की वजह से फ्रेरे ने कई बार ये अनुभव किया कि भुखमरी की वजह से और इस गरीबी की वजह से शिक्षा में कई स्थान पर उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उत्पीड़न, सामाजिक हास्य का कारण बनना पड़ रहा था, यानी कि लोगों के द्वारा उनके उपहास किया जाता था, उनकी उपेक्षा की जाती थी, विभिन्न प्रकार से सामाजिक रूप से उत्पीड़न किया जाता था। तब इन्होंने बचपन में ही इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया कि आखिर इस उत्पीड़न का अंत कहाँ होगा, किस तरह से हो सकता है। तो उन्होंने क्योंकि इनकी जो एक प्रवृत्ति थी वो एक चिंतनशील प्रवृत्ति थी, या यूँ कहा जाए कि बचपन से ही दार्शनिक विचारधारा के ये धनी थे, या दार्शनिक दृष्टिकोण से हर बात को देखते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उनको ये महसूस होने लगा कि कोई तो ऐसा इसका तोड़ होगा कि सामाजिक उत्पीड़न से समाज को मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो उन्होंने अपनी शिक्षा को निरंतर रखने की इस प्रक्रिया, जो जुनून था कि मुझे शिक्षा अर्जित करनी ही है, तो इसी चीज से उन्हें अनुभव हुआ कि शिक्षा सशक्त साधन है जो समाज की सामाजिक संरचना को, सामाजिक ढांचे को, सामाजिक रूढ़िवादिता को, उत्पीड़नता को, मतलब समाज की जो प्रक्रिया है या समाज की जो संरचना है उसमें सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए समाज को भी इस नियम का पालन करना होगा, अन्यथा किसी भी समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी चिंतन के साथ में फ्रेरे का जो शिक्षा दर्शन था वो इसी पर आधारित इनका शिक्षा दर्शन था। फ्रेरे ने जो अपनी बात कही, उन्होंने जो शिक्षा दर्शन को परिभाषित किया या शिक्षा दर्शन स्पष्ट करने की प्रयास किया, उसमें उन्होंने बैंकिंग मॉडल को प्रस्तुत किया। बैंकिंग मॉडल क्या था? उनका कहना यह था कि बालक एक खाली खाते की तरह होता है, यानी कि इसमें जैसे एक बैंक का खाता खोला जाता है, उस समय उस बैंक में कोई पैसा नहीं होता है। वही स्थिति है कि बालक को जब विद्यालय भेजा जाता है तो ज्ञान के दृष्टिकोण से वो एक खाली खाता होता है। उसमें बैंक अकाउंट ऐसा होता है जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई मनी, यानी कि ज्ञान की कोई दौलत उसके अंदर नहीं होती है। लेकिन शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह ज्ञान रूपी धन से इस खाली खाते को भरे। अर्थात कि जिस तरह से हम धीरे धीरे पैसा बैंक में डालते जाते हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, वैसे ही बालक को धीरे धीरे ज्ञान दिया जाए तो वो ज्ञान का खाता जो है, इसके ज्ञान का जो अकाउंट है वो धीरे धीरे भरने लगता है। अर्थात इसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण
खाली अकाउंट को ज्ञान रूपी दौलत से भरता चला जाए। इसीलिए इन्होंने बैंकिंग मॉडल अपने शिक्षा दर्शन का जो विचारधारा थी इसको बैंकिंग मॉडल का नाम दिया था। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि उनका शिक्षा में योगदान क्या रहा है। शिक्षा में योगदान कि उन्होंने जो शिक्षा में योगदान की बात करी तो इनकी जितनी भी विचारधारा थी वो निकल कर आई थी सामाजिक उत्पीड़न से, क्योंकि उन्होंने इस सामाजिक उत्पीड़नता को, गरीबी को, भूखमरी को इतना नजदीक से देखा था कि शायद कोई किसी अन्य शिक्षा शास्त्री या दर्शन के इतनी नजदीक से इन सब उत्पीड़नताओं को नहीं अनुभव किया होगा, क्योंकि ये सामाजिक उत्पीड़न के स्वयं एक पात्र जिसको कहा जा सकता है वो स्वयं उसके उत्पीड़ित समुदाय के सदस्य रह चुके थे। इन्हें पता था कि किस प्रकार से समाज इस व्यक्ति का उत्पीड़न करता है। तो उनका जो शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान था वो यही था कि वो शिक्षा ऐसी प्रदान करना चाह रहे थे जिसमें कि लोगों को सम्मान की भावना का विकास हो, अर्थात कि एक से दूसरे व्यक्ति आपस में एक दूसरे का सम्मान करे, चाहे वो उच्च हो या निम्न वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, इनमें किसी भी प्रकार का अंतर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब में समानता की भावना का विकास हो, अर्थात कि शिक्षा बालकों व्यक्ति को इस प्रकार प्रदान की जाए कि उनमें समानता की भावना का विकास हो, ऊंच नीच की भावनाएं जो समाज में विद्यमान थी उसका अंत हो सके। दूसरी बात थी कि उत्पीड़न के प्रति जागरूकता, यानी कि व्यक्ति को जो था कि उत्पीड़न के प्रति समाज को जागरूक करना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि ये एक उत्पीड़ित वर्ग जिसकी वजह से समाज में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, एक विद्रोह की भावना का विकास होता है, और जब विद्रोह की भावना या विद्रोह होता है तो जितना भी विकास समाज में किया होता है वो जितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ा होता है उतनी ही सीढ़ी वापस नीचे खसक जाने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए सामाजिक उत्पीड़न के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास, इनका जो शिक्षा का जो उद्देश्य था या शिक्षा का जो इनका योगदान था उसमें उनका मानना यही था कि सामाजिक उत्पीड़न के प्रति लोगों में जागरूकता का विकास किया जाए। उसके बाद में इनका तीसरी जो बात थी कि वो सामाजिक समानता लोगों में सामाजिक समानता की भावना को विकसित करना चाहते थे। जब तक सामाजिक समानता की भावना नहीं आएगी तब तक सम्मान की भावना का विकास नहीं हो सकता, उत्पीड़न के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, क्योंकि उत्पीड़ित वर्ग तो जागरूक होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो अन्य समाज के उच्च वर्ग है उसे भी सामाजिक समानता का मूल्य पता हो और वो अपने से निम्न को भी अपने समकक्ष समझे और उन्हें वही सम्मान प्रदान किया जाए समाज में जो उच्च वर्गों को प्राप्त होता है। चौथी बात जो की उन्होंने समाज सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में ये शिक्षा का जो स्वरूप है वो इस तरह से निर्धारित करना किया था उन्होंने कि लोगों में समाज सेवा की भावना का विकास हो सके। फ्रॉबेल की जितनी भी शिक्षा की जो विचारधाराएं थी वो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नया रूप लेकर सामने आए। सबसे पहले अमेरिका में फ्रेरे के इन विचारों के आधार पर जो इनके सिद्धांत था उसको शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सबसे पहले फ्रेरे के इस सिद्धांत को स्थान दिया गया, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों को प्रशिक्षित करते समय उनकी मनोदशा को इस तरह से तैयार किया जाए, उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि सामाजिक उत्पीड़न, असमानता का समाज या राष्ट्र के विकास
किसी स्किल प्रशिक्षित होगा तभी वह नई पीढ़ी को इसके लिए प्रशिक्षित करेगा और धीरे धीरे जो ये सामाजिक असमानता उत्पीड़न की जो स्थिति है इससे राष्ट्र को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। फिर शिक्षा, इनकी मुख्य बातें इनके दर्शन की। फ्रेरी की जो मुख्य दर्शन की जो मुख्य बातें थी, सबसे पहला तो उनका जो शिक्षा का दर्शन था वो उत्पीड़न पर आधारित था। दूसरी बात जो थी उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। शिक्षण प्रशिक्षण पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया क्योंकि शिक्षा के प्रशिक्षण के माध्यम से ही बालकों को शिक्षित किया जा सकता है या समाज की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जा सकता है। तीसरी बात है इनकी सामाजिक परिदृश्य, यानी कि फ्रेरे के जो सिद्धांत था वो पूरा का पूरा सिद्धांत या उनका जो दर्शन शिक्षा का दार्शनिक विचारधारा या दर्शन जो था वो पूरा का पूरा जो दर्शन है वो सामाजिक परिदृश्य पर आधारित था, क्योंकि मनुष्य समाज की एक इकाई है या समाज का सदस्य है और इसीलिए जब वो समाज की एक इकाई है या समाज का एक सदस्य है तो निश्चित है कि सामाजिक मूल्यों का होना इसमें बहुत अनिवार्य है। समाज के मान्य मूल्यों को अगर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है या नहीं मानता है तो वो असामाजिक व्यक्ति कहलाता है। अर्थात मूल्यों को न मानने पर व्यक्ति असामाजिक कहलाता है और जब यह असामाजिक स्थिति उत्पन्न होती है तब समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, सामाजिक असमानताओं की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए सामाजिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से उन्होंने समाज की संरचना या ऐसी कल्पना करी जिसमें कि कोई ऊंच नीच की भावना न हो और हर व्यक्ति समानता के दृष्टिकोण से अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने क्षेत्र में निवास कर सके। उसके बाद जो आती है चौथी बात है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, वो जैसा उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज से उत्पीड़ित हो रहा है, किसी के व्यवहार से उसको उत्पीड़न की अनुभूति हो रही है तो ये निश्चित है कि इस बात पर बल दिया जाए कि वो अपनी बात को स्पष्ट कर सके, कह सके, ऐसी उसमें क्षमता या उसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसके लिए वो होगा कब, जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार पर उन्होंने बल दिया या अपने जो शिक्षा दर्शन था उसमें उन्होंने जो उनकी मुख्य बात थी उसमें स्वतंत्रता का अधिकार होने की एक महत्वपूर्ण बात थी। अगली बात थी शिक्षा की सार्वभौमिकता। यानी कि यहाँ पे शिक्षा की सार्वभौमिकता को भी उन्होंने बल दिया क्योंकि जन जन तक शिक्षा होना बहुत अनिवार्य है। यानी कि किसी भी राष्ट्र या समाज के प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो सामाजिक असमानताएं, सामाजिक विघटन, सामाजिक द्वंद्व की जितनी भी स्थितियां हैं उन सभी से बचा जा सकता है और विकास के दृष्टिकोण से समाज को आगे ले जाया जा सकता है। इसीलिए सार्वभौमिकरण से मतलब उनका ये था कि समाज के हर व्यक्ति, हर बालक को शिक्षित होना चाहिए और उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। अंतिम बात थी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यानी कि यहाँ पर इनकी जो भावना थी कि हर व्यक्ति का हित हो, यानी कि शिक्षा इस तरह से दी जाए या समाज इस तरह से हो कि हर व्यक्ति का हित हो सके और हर व्यक्ति सुखपूर्वक
जीवन को व्यतीत कर सके। तो फेरे की जो शिक्षा दर्शन था, उनकी शिक्षा का जो कल्पना थी वो उनकी मूल रूप से यही थी कि सामाजिक उत्पीड़न से व्यक्ति को बचाया जा सके और हर व्यक्ति को समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का विकास हो सके। इस आधार पर अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए एक प्रश्न है जो आपको गृह कार्य के रूप में करना है, वो है पाउले फ्रेरे के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि फ्रेरे के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे इस वैश्विक महामारी के इस दौर में आपसे अनुरोध करूंगी कि घर से बाहर आप जब भी निकलें मुंह पर मास्क बांध कर निकलें या कपड़ा बांध कर निकलें, किसी भी वस्तु को छुएं या समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें और किसी से भी बातचीत करते समय 6 फीट की दूरी को बनाए रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।